हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्लब। आज क्या है, तो आज ट्यूसडे है और मैंने बोला है कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ये 3 दिन हम लोग 9th और 11th के सेक्शंस को रिलीज़ करेंगे और ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 12th एंड 10th के सेक्शंस को रिलीज़ करेंगे। ठीक है, उसी में आज हमारा 10th का सेक्शन है। तो आप देखिए ज़रा ध्यान से, 10th में चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, आपको पता है कि इसके मैं दोनों लेक्चर रिलीज़ कर चुका हूँ, यानी मैंने कंफर्म कर दिया था कि चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जो भी हमारा एक सिलेबस कहता है 10th स्टैंडर्ड का। अब वो चाहे एनटीएससी से रिलेटेड हो चाहे ओलंपियाड से रिलेटेड हो, सारा खत्म हो चुका है। बात है प्रयास। आधार क्या था, जहां पर हमने चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। अब हम बात कर रहे हैं प्रयास की। प्रयास मतलब जहां पर हम चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, क्लास 10th बैच न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रयास में क्या करेंगे सर, तो प्रयास वाले सेक्शन में हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं या क्वेश्चंस लगाते हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर को रिलेट करते हैं। ठीक है, और प्रयास में हम क्वेश्चन में क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि जो बच्चों का अपना एग्जाम पैटर्न है स्कूल से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और प्रयास के बाद जो अगला जो हम सीरीज लॉन्च करेंगे 10th का, उसको हम लोग कहते हैं लक्ष्य। लक्ष्य में केवल एनटीएससी और ओलंपियाड के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, यानी प्रयास में केवल आपके बोर्ड से रिलेटेड या स्कूल एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन सारे डिस्कस होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ऐसे ही हमारा पैटर्न हर चैप्टर में चलेगा। ठीक है, सो आई होप कि आप ये पूरे वीडियोस को एंजॉय करते होंगे और डेफिनेटली आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। जितना शेयर करेंगे उतना स्प्रेड होगा और बेसिकली अच्छा होगा कि आप लोग जब एक ही सेक्शन में जाके पढ़ेंगे और आपको हर एक मटेरियल अगर एक ही जगह मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और जाने की आपको जरूरत है। सो लेट्स सी। देखिए, तो अगर हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के क्वेश्चंस की बात करें तो सपोज करिए वन क्वेश्चन इज हियर कि भाई ये लिखा है PbNO3 का होल ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट, इसको हीट किया गया तो ये बनाता है PbO प्लस NO2 और प्लस O2। करेक्ट बेटा, एक इक्वेशन मैंने लिख दिया। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब जब क्वेश्चंस मैंने लिख दिया तो मैंने आपसे पूछा कि अगर यहां पर मैं x लेता हूं, यहां पर मैं y लेता हूं, यहां मैं z लेता हूं, तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, और अगर मैं यहां पर a ले लेता हूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि यहाँ a क्या हो गया, या w मान लेते हैं, बेटर होगा नहीं, x y z w के फॉर्म में ले लेते हैं। तो w यहाँ पर क्या होगा, सपोज वन क्वेश्चन इज हियर, यानी आपसे यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है कि इसके कितने, यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना और यहाँ पर कितना लेंगे कि हमारा रिएक्शन प्रॉपरली बैलेंस माना जाएगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से कई बार आते हैं, 4 ऑप्शन बना के पूछता है कि बताओ इनमें से करेक्ट कौन सा होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर x, y, z या w कैसे निकालेंगे, तो हम लोग रिएक्शन बैलेंस करके निकालेंगे। और रिएक्शन बैलेंस करने का 10th में क्या कॉन्सेप्ट है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मतलब अपने अकॉर्डिंग, और उसका मैंने आपको ट्रिक दे रखा है, शायद आपको याद हो। तो ट्रिक क्या दिया था बेटा, याद है? सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे लास्ट में बैलेंस किसको करते हैं, ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को, उसके पहले बाकी जो एलिमेंट उनको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, सो सपोज आई हैव वन एग्जांपल हियर। अगर हमारे पास ये इक्वेशन है PbNO3 का होल ट्वाइस एंड इट गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। चलो एक क्वेश्चन इसमें और भी पूछ लेता हूं, बताओ ये रिएक्शन कौन से टाइप का है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन है या कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन है, कैन यू टेल मी? तो यस सर, सिंपल, this is one compound and decompose into the different type of the molecules, then definitely this reaction should be decomposition. Yes, correct, बिल्कुल सही। तो it is a decomposition reaction, there is no doubt. Now the question is x, y, z कैसे निकाले, तो हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो ऑक्सीजन को छोड़ दो क्योंकि ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करते, बाकी एलिमेंट को बैलेंस करे बेटा। तो देखो ये लेड कितना है, 1 है, यहाँ पे लेड कितना है, 1 है, लीव इट। नाइट्रोजन देखो बेटा, यहाँ 1 and 2 का मल्टीप्लाई, सर नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, सर नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अगर नाइट्रोजन बैलेंस हो गया तो यानी Z की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। देख रहे हो मजा? चलो लेड भी बैलेंस है बेटा, नाइट्रोजन बैलेंस है। अब बात आती है किसकी, ऑक्सीजन की। लेट्स बैलेंस द ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन कितना है, 3 2 6, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 2 4, 2 6 1 7। ओके, गड़बड़ हो गया, इधर ऑक्सीजन 7 है, इधर 6 है, और ऑड नंबर पे रिएक्शन बैलेंस होता नहीं, हमेशा इवन पे होता है। तो मैं करूं क्या सर? तो एक तरीका है मेरे पास सर, अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि लेड भी 2 हो गया, तो यहाँ लेड अगर 2 किया तो यहाँ भी बेटा लेड 2 करना पड़ेगा। तो लेड 2 हो गया। नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा, देखो 2 इधर से नाइट्रोजन, 2 इधर से मल्टीप्लाई, तो 2 2 4। सर यहाँ 4 करेंगे तो बेटर होगा, कर दिया बेटा। सो अब देखो तो क्या हमारा सब बैलेंस है क्या, चेक करो। तो लेड बेटा 2 है, 2 लेड यहाँ भी जस्टिफाइड। नाइट्रोजन 2 इधर और 2 इधर से मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ देखो 4 नाइट्रोजन, करेक्ट। अब ऑक्सीजन की बारी, 3 2 जा 6
और 2 इधर है बेटा, तो 3 2 जा 6 2 जा 12, यहां देखो तो 4 2 जा 8 2 10 2 12, डन सर, डन, मजा आ गया। तो याद रखिएगा कभी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करिए, ज्यादा से ज्यादा। हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा इवन से ही होगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में इवन नंबर पे ही हमारा रिएक्शन बैलेंस होता है। हमने देखा कि उधर 7 ऑक्सीजन या यहाँ 6 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करने का तरीका क्या है कि इवन बनाया जाए, तो मैंने कर दिया। सो यू कैन से एक्स कितना बेटा, तो एक्स यानी ये x2 है, तो x2 है। अच्छा y क्या था, y PbO था, PbO कितना 2 है, तो y भी सर 2 है। उसके बाद बेटा ये देखो z कितना है, z NO2 का 4 है। फिर बेटा WO2, तो ये सर ये 1 ही माना जाएगा, तो W हो गया 1। ये लीजिए सर आंसर आ गया, डन। अब इसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। और इसको मैंने और इजी कैसे बना रखा है कि सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करिएगा, बाकी सबको बाद में, ठीक है। सबसे लास्ट में आप ऑक्सीजन को बैलेंस करिएगा, बाकी सबको बाद में, ठीक है। मतलब पहले, यानी बाकी एलिमेंट को पहले बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में करना है। दिस इज द ट्रिक जिसके दम पर आप अपने आंसर को सही कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफी आते हैं, याद रखना। कोई भी रिएक्शन दे देगा और बोलेगा उसको बैलेंस करो और उसकी वैल्यू जो कोएफिशिएंट्स है उसकी वैल्यू बता दो, तो यू कैन डू इट। बैलेंस करना होगा, बस ऑक्सीजन को लास्ट में करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि रिएक्शन कौन से टाइप का है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछ सकता है। तो आपको तो सारा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर ही रखा है। सो यू कैन सी हियर कि एक कंपाउंड से मल्टीपल मॉलिक्यूल टूट के बन रहे हैं, इसका मतलब इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। सो डेफिनेटली दिस रिएक्शन शुड बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन बेटा, ओके। नाउ जैसे सपोज करो अब क्वेश्चन ऐसा आने लगे, हर टाइप के क्वेश्चन बता दे रहा हूं जो तुम्हारे स्कूल में, बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन यहां डिस्कस कर दे रहा हूं। जैसे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है PbO plus C gives CO plus Pb. Okay, suppose one reaction is here and the question is which one component, इस रिएक्शन के जो कंपोनेंट है, which one component reduced, इसमें से कौन सा कंपोनेंट रिड्यूस हो रहा है, which one component oxidize, इनमें से कौन सा कंपोनेंट बेटा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। विच वन कंपोनेंट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यू नो दैट ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में और ऑक्सीडाइज में फर्क होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो दूसरों को, एजेंट लग गया ना बेटा, मैंने बताया था आपको क्लास में, एजेंट लगने का मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन खुद क्या होगा, रिड्यूस, ठीक है। और विच वन कंपोनेंट रिड्यूसिंग एजेंट, तो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो कुल मिला के जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूस्ड हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी अगर हम खाली रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज निकालने तो हमारा आंसर आ जाएगा बाकी दोनों वाला, ठीक। तो ये सब चीज़ आपको थ्योरी में बता रखा है। जो बच्चे ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ हमारे जाकर के क्लास 10th के दोनों, यानी कि इस चैप्टर के दोनों लेक्चर को पहले ध्यान से पढ़िएगा, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट है आधार पार्ट में, तभी हम प्रयास में बेटा न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी। सर यहां पर लेड के पास ऑक्सीजन है सर, यहां लेड के पास नहीं है, मतलब कि लेड ने अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया। और आपने बताया था सर कि जो भी एलिमेंट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन लूज कर देता है, बताओ बेटा, ऑक्सीजन लूज कर देता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन लूज यानी रिडक्शन, करेक्ट। तो यहां रिडक्शन हुआ है सर, तो बेटा रिडक्शन कर कौन रहा है, PbO। तो बेटा यहां विच वन कंपोनेंट रिड्यूस्ड, तो ये हुआ है रिड्यूस्ड, करेक्ट बेटा, रिड्यूस्ड हुआ ना, इसका ऑक्सीजन चला गया तो रिडक्शन हो गया। बेटा यहां तो ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहां ऑक्सीजन आ गया, मतलब सर इसने ऑक्सीजन गेन किया। बेटा ऑक्सीजन गेन करना मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यानी ये क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडाइज्ड। कौन हुआ ऑक्सीडाइज्ड, यहां बताओ कौन सा कंपोनेंट ऑक्सीडाइज हुआ है, तो कार्बन यहां ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। डन बेटा, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन डन, कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही नहीं है। अब यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो खुद रिडक्शन कर रहा है। रिडक्शन कौन कर रहा है बेटा, PbO। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बेटा, इजी है ना एवरीथिंग। जिन्होंने पूरा लेक्चर हमारा ध्यान से देखा उसको समझ में आ रहा है। अच्छा ये बेटा क्या हो रहा है, इसने ऑक्सीडाइज किया तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से इसको ऑक्सीजन देना पड़ा, तो इसकी वजह से ये रिड्यूस हुआ और इसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिला। देख रहे हो कितना मिलजुल करके चलते, प्रेम भाव से होती बातें।
दिस इज द वे टू डिफाइन द क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे कि जहां पर आपको कोई रिएक्शन दे दिया जाएगा और रिएक्शन देने के बाद कहा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा पार्ट ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन सा पार्ट रिडक्शन कर रहा है। और इसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है क्योंकि आपने आधार के दोनों लेक्चर देख रखे हैं। जिन्होंने पूरा चैप्टर समझ रखा हो उनके लिए कोई इशू है ही नहीं। चलिए सर, ये भी क्वेश्चंस क्लियर हो गए, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो भी समझ जाएंगे हम। और देख लेते हैं क्वेश्चंस के टाइप्स कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। और आज का पूरा वीडियो देखने के बाद, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझ जाने के बाद, उठाइएगा अपना बुक, जो भी बुक आप प्रेफर करते हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, या किसी स्टेट बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, डजंट मैटर। आप अपने बुक को उठाइए, चैप्टर का ओपन करिए, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और उसके क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई यूनिक टाइप का क्वेश्चन आपको मिल गया जो मैंने आपको नहीं बताया या नहीं हुआ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में इंक्लूड कर सकूं, ठीक है। नाउ और कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं सर? देखो, बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। सपोज आई हैव वन क्वेश्चन हियर, BaCl2 विद Na2SO4 गिव्स, बताओ बेटा क्या देगा? तो इसका भी ट्रिक तुम लोगों को दे रखा है, यूनिवर्सल रूल, लेफ्ट केटायन राइट एनायन, लेफ्ट केटायन राइट एनायन। रिमेंबर दैट, किसी भी सॉल्ट में लेफ्ट पोर्शन हमेशा केटायन होता है, राइट पोर्शन हमेशा एनायन होता है। तो बेटा अगर ये केटायन है तो यहाँ 2 केटायन लगाए। क्यों सर? क्योंकि जितने ये वाला एनायन है बेटा, तो एनायन यहाँ कितना है? 2 है, तो 2 एनायंस, तो यहाँ पर केटायन उतने लग जाएंगे। और बेटा जितना केटायन उतने एनायन इधर लग जाएंगे, मतलब जितना केटायन होता है उतना एनायन का चार्ज लग जाएगा, जितना एनायन होगा उतना केटायन का चार्ज लग जाएगा। डन। यहाँ भी केटायन है सर, तो केटायन यहाँ कितना? 2, तो यहाँ 2 निगेटिव आ जाएगा। और ये पूरा एक अकेला एनायन है, 4 तो बेटा ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई है ना, पूरा तो ये SO4 है, तो ये पूरा एक यूनिट है, तो एक यूनिट है तो 1 प्लस आ जाएगा। डन। अब आपको दिखाई दे रहा है कि सर ये प्लस इस माइनस के साथ जा सकता है, ये वाला प्लस इस वाले माइनस के साथ जा सकता है, करेक्ट। यानी ये वाला आयंस इसको रिप्लेस कर रहा है, ये वाला आयंस इसको रिप्लेस कर रहा है, यानी दोनों के आयंस, दोनों के 2 आयंस एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब डबल टाइम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अब हमें लगता है आइडिया लग गया होगा, 2Na से 2Cl बना बेटा, तो क्या बना? 2NaCl, और ये आ गया BaSO4। तो आपसे पूछेगा बताओ ये रिएक्शन कौन सा है, तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि दोनों सॉल्ट हैं। जैसे तुम्हें दोनों सॉल्ट दिखाई दे, तुरंत मेरा रूल लगा देना, लेफ्ट केटायन राइट एनायन, लेफ्ट केटायन राइट एनायन। तो बेटा दोनों आयंस एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, तो 2 आयंस अगर रिप्लेस हो रहे हैं या डिस्प्लेस हो रहे हैं तो इनको क्या बोलेंगे बताओ? डबल डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। सारी चीजें लेक्चर में मैं आपको क्लियर वे में बता चुका हूं, डबल डिस्प्लेसमेंट। डन बेटा। और इसमें BaSO4 का यहां पर ऐसे करके मान लो लिख दिया PPT। तो PPT का मतलब क्या बताया था मैंने बेटा आपको? प्रेसिपिटेशन। यानी अगर किसी भी रिएक्शन में, खास करके डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा होता है, किसी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में खास करके अगर प्रेसिपिटेट बने, प्रेसिपिटेट क्या होता है सर? इसको बेटा ऐसे डाउन एरो से दिखाते हैं। डाउन एरो का मतलब ये जम जाता है, यानी जिस भी बीकर या कंटेनर में आप ये रिएक्शन कर रहे होते हो, वहां पर इसके बनने की वजह से क्या होता है? घुल नहीं पाता और सॉल्ट बन करके वहीं पर जम जाता है, तो प्रेसिपिटाइज होना इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये नीचे एरो का मतलब है कि नीचे जम चुका है ये। तो यानी इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया? तो एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये है बाय देयर नेचर, और एज वेल एज दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा। सो 1 क्वेश्चन 2 सॉल्यूशंस। तो एक क्वेश्चन दे देगा इस तरह से, बोलेगा बताओ दिस रिएक्शन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो दिस इज डबल डिकम्पोजिशन बिकॉज 2 डिफरेंट टाइप ऑफ द आयंस एक्सचेंज विद ईच अदर, एंड व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिकॉज द प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट इज देयर व्हिच इज डिफाइंड टू इटसेल्फ एज अ प्रेसिपिटेट। तो ऐसा नहीं कि सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं, नहीं, जहां प्रेसिपिटेट बनेगा वही होगा। नाउ द क्वेश्चन इज सर हमें कैसे पता चलेगा वो प्रेसिपिटेट बना है कि नहीं बना? ये आपके अभी आपके लिए टेंशन की बात नहीं, 11th में आपको पता चलेगा। 10th में क्या है कि PPT वहां लिख के दे देगा, दे दिया मतलब समझ जाओ प्रेसिपिटेशन हो गया। इजी। चलो 11th में सीख जाओगे कि प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा, तुम आराम से बता दोगे। तो फिलहाल अभी 10th स्टैंडर्ड में वो नहीं है, इसलिए वो डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। हर तरह के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बेटा, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे ही मान लो अगर हम अगला क्वेश्चन उठा ले, और किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन मान लो ऐसा दे दे, सपोज करो आई हैव वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई ये एक कंटेनर है, इसमें ना CuSO4 का सॉल्यूशन था। किसका सॉल्यूशन था बेटा? CuSO4 का। अब इसमें ना मैंने एक आयरन का नेल डाल दिया, दिस इज आयरन नेल, आयरन की कील डाल दी। तो जब मैंने इस CuSO4 सॉल्यूशन में आयरन का नेल डाला, तो क्वेश्चन पता है क्या पूछ रहा है? व्हाई
ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन, वाई ब्लू कलर ऑफ CuSO4 डिसअपियर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताओ CuSO4 का जो सोल्यूशन होता है बेटा वो ब्लू कलर का होता है, तो कह रहा है ऐसा क्यों होता है कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है वो डिसअपियर हो जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो यू ऑल ऑफ यू नो दैट ना भाई, ये टूटा, ये कॉपर प्लस प्लस है, सबको पता है कि जो कॉपर प्लस आयन होता है बेटा उसका कलर ब्लू होता है। याद रखिएगा, ये कई लोगों में कंफ्यूजन होता है। कोई पूछे ना आपसे कि सोडियम का कलर क्या होता है तो तुम बोलना बेवकूफ आदमी हो, तुमको नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि इसका होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का कलर बेटा उसके आयंस के फॉर्म में होता है, तो आयंस के फॉर्म में इसका नाम हम ये कह देते हैं कि येलो कलर का है। रिमेंबर दैट, ये आज के बाद बता दे रहा हूँ, हालांकि 11th में इसका पूरा बेसिक डिटेल में जाते हैं हम लोग, लेकिन याद रखिएगा किसी भी एक इंडिविजुअल एलिमेंट का कोई कलर नहीं होता, उसके आयंस का कलर होता है। आयंस में एक कलर इसलिए होता है क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन का मूव करता है ना तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का एक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, एनर्जी का चेंज होता है। दैट एनर्जी चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेवलेंथ और कलर, रिमेंबर दैट। तो एक इंडिविजुअल एलिमेंट का कलर नहीं होता, आयंस का होता है। तो यू कैन सी हियर कि कॉपर आयन है ना, यहाँ पे भाई कॉपर आयंस के फॉर्म में होगा ना, क्योंकि सोल्यूशन फॉर्म में तो आयंस के फॉर्म में टूटा होगा इस तरह से। तो कॉपर आयन बेटा किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, इसलिए शायद सोल्यूशन का कलर ब्लू है। लेकिन जब तुमने आयरन का इसमें नेल डाल दिया तो हुआ क्या होगा? तो सर ये आयरन है और ये CuSO4 का सोल्यूशन है। अरे सर ये तो बड़ा आसान हो गया, हमने रिएक्टिविटी सीरीज याद की है ना, तुम लोग को 10th में बताया था, क्या बताया था? लिख कर बाटा शू कंपनी से मांगा ऑल मैन ज्वाइन करप्शन फ्री कॉर्ड को, निक्की सुनो पागल है क्यों आई आगे, होंगे 12 पंडित कलावती सोनालाई फ्री में, जाके देखिएगा हमारे लेक्चर में। तो फिलहाल हमारे रिएक्टिविटी सीरीज से क्लियर है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ऑल ऑफ यू नो दैट, क्योंकि हमने रिएक्टिविटी सीरीज आपको बता रखी है, उससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती। सर वाई आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर? बिकॉज वी हैव रिएक्टिविटी सीरीज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट। एंड कैसे सर? तो ऑल मैन ज्वाइन करप्शन फ्री, फ्री यानी आयरन आ गया, और निक्की सुनो पागल है क्यों, क्यों यानी कॉपर बहुत आगे आता है, और जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते रिएक्टिविटी घटती है, इसका मतलब आयरन पहले पड़ रहा है तो आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा ही होगी। अब आप मुझे बताओ, अगर ये बंदा बहुत हाइपर रिएक्टिव है तो ऐसे में, और ये बंदा लो रिएक्टिव है, तो क्या आयरन के रहते हुए चुप होगा, ये बैठ पाएगा वहां? नहीं, आयरन कहेगा निकल ले बेटा, हो गया तेरा, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव। अब अगर आप चेयर में बैठे हो और आपसे कोई बड़ा गुंडा टाइप का आदमी आके बात करे, मतलब आपको लग जाए कि बड़ा पावरफुल टाइप का आदमी है या बदमाश टाइप का आदमी है, तुम उससे नहीं जीत सकते, तो तुम वो कुर्सी छोड़ दोगे कि नहीं छोड़ दोगे? तो वही हाल यहाँ भी है, आयरन मोर रिएक्टिव कॉपर से ड्यू टू द रिएक्टिविटी सीरीज हमने बता रखा है। तो आयरन के रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर वहाँ सस्टेन नहीं कर सकता, तो आयरन कॉपर को उसकी जगह से निकाल के कहेगा निकल ले भाई, हो गया। तो ये लो कॉपर बाहर आ गया। तो बेटा कॉपर की इस तरह से बाहर आना मतलब सोल्यूशन से कॉपर का निकल जाना, तो उसका जो आयनिक कैरेक्टर बेटा वो तो लूज हो गया ना, तो ब्लू कलर कहां से रहेगा? सो दिस इज द रीजन कि व्हाई ब्लू कलर और CuSO4 disappear. Why? Because iron nail is a more reactive than copper, so iron can replace the copper from the CuSO4 solution. So we can say the color of the CuSO4 solution will disappear because अब वो CuSO4 solution नहीं रहा, वो FeSO4 हो गया। डन बेटा? And the question is, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कौन सा रिएक्शन है तो क्या बताओगे? सर यहां तो क्या हुआ है ना कि एक आयरन दूसरे कॉपर को खाली रिप्लेस कर रहा है, बस ओनली वन टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दो बार नहीं हो रहा है, एक ही बार हो रहा है। तो दिस इज सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डन? क्लियर? अच्छा, अब कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम लोग फिजिकल स्टेट दिखाते हैं, मैंने ये भी आपको सिखा रखा है कि किसी भी रिएक्शन को लिखने का तरीका भी होता है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर आप लिख रहे हो तो उसको लिखने का तरीका है कि उसकी फिजिकल स्टेट को जस्टिफाई कर दो। फिजिकल स्टेट मतलब यार कोई भी चीज़ सॉलिड होगा तो लिक्विड होगा तो गैस होगा, और अगर पानी में पड़ा हुआ तो एक्वस होगा, है ना? तो बताओ आयरन का नेल यानी आयरन का जो कील होता है कैसा होता है? सॉलिड। तो बेटा सॉलिड को किसे दिखाते थे? लेक्चर में मैंने बता रखा है, सॉलिड यानी S। CuSO4 का तो सोल्यूशन यानी एक्वस है, पानी में पड़ा हुआ है, तो AQ यानी एक्वस, वाटर के साथ। FeSO4 भी बेटा एक्वस है ना, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर ही सल्फेट है। कॉपर निकल गया तो ये क्या बेटा? सॉलिड है। आई होप इट इज क्लियर। तो कई बार ऐसा भी होगा कि कोई रिएक्शन दे देगा और आपको बोलेगा इसके फिजिकल स्टेट के साथ इसको रिप्रेजेंट करो, तो याद रखिएगा फिजिकल स्टेट के साथ रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए कि कौन सी चीज सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है, कौन सी पानी के अंदर है तो एक्वस है, कौन सा नॉर्मल पूरी तरह से गैस बन चुका है। ठीक है? सो आई होप ये आपने एंजॉय किया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना? तो एवरीथिंग इज क्लियर, क्योंकि कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा वो क्वेश्चन आराम से क्लियर कर लेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे डन हो गए। और कैसे क्वेश्चन सर आएंगे और किस तरह की चीजें होंगी जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। और देखिए क्वेश्चन में बहुत टाइप्स हैं, टेंशन मत लो, अभी तो NTSC ओलंपियाड के लिए मेरे को लक्ष्य पाठ कराना ही, उसमें तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन कैसा सर? अगला क्वेश्चन ऐसे देगा, देखना ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या दे रहा है। यार मार्कर बहुत धीरे चल रहा है,
दे रहा आपको हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, गिव्स, ऐसे टेम्परेचर लगा के बोल रहा है बन रहा है अमोनिया। वो आपको ऐसे लिख के भी दे सकता है थ्योरी में कि रिप्रेजेंट द रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ऐसे भी दे सकता है, ठीक है, थ्योरी वे में। तो अब आपको ना इस रिएक्शन का क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन बना के लिखना है। तो आपको तो पता है कि जब आप केमिकल इक्वेशन बना के लिखते हो या किसी रिएक्शन को लिखते हो केमिकल इक्वेशन बना के, तो वहां पर थ्योरी वर्ड यूज नहीं करते हो, उसका पूरा नाम यूज नहीं करते हो, उसका इंडिकेशन यूज करते हो, जो कि बर्जीलियस ने बताया था, मैंने आपको पूरा डिटेल बता रखा है। तो बताइए हाइड्रोजन का केमिकल इंडिकेशन क्या होता है, H2, नाइट्रोजन का केमिकल इंडिकेशन क्या होता है, N2, गिब्स, डेल्टा मतलब टेम्परेचर हीट आपको बताइए, और अमोनिया का बेटा केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH3। डन बेटा, हो गया। अब करना क्या है, सर मैंने लिख तो दिया, नहीं, बैलेंस जरूरी है, मैंने केमिकल इक्वेशन का रूल बताया था, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो करो बैलेंस बेटा, 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, अब अच्छा हाइड्रोजन बेटा 2 3 जा 6, तो यहाँ 3 कर देंगे, ये लीजिए सर बैलेंस हो गया। दैट्स अ वे टू डिफाइन द रिएक्शन। ओके, तो कई बार क्या होगा कि थ्योरी फॉर्मेट में रिएक्शन दे देगा और बोलेगा उसको केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द वे टू डिफाइन द केमिकल इक्वेशंस। और अगर फिजिकल स्टेट दिखा देते हो तो और अच्छी बात है, चूंकि हाइड्रोजन या गैस है सबको पता, नाइट्रोजन भी गैस है सबको पता, और अमोनिया भी जो यहाँ बनता है बेटा गैस फॉर्म में ही बनता है, ठीक है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज द वे टू डिफाइन द रिएक्शंस, करेक्ट। चलो भाई, तो थ्योरी में देगा तो उसको केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे वो भी बता दिया, फिजिकल स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी बता दिया, ठीक है। अलग अलग तरह के रिएक्शन देके बोलेगा बैलेंस करो वो भी बता दिया, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने के लिए बोलेगा वो भी बता दिया, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने के लिए बोलेगा वो भी बता दिया, कोई भी रिएक्शन देके बोलेगा बताओ ये किस टाइप की रिएक्शन है तो वो भी बता दिया आपको। सपोज करो आई हैव वन क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ये P4 है बेटा, थोड़ा मैं ना एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ द रिएक्शन आपको दे रहा हूं, ठीक है, इसको बैलेंस करिएगा। तो ये बना रहा है PH3 और ये बना रहा है NaH2PO2, ओके बेटा। ये जो बनता है इस तरह से वर्टेक्स कलर का रिंग निकलता है, बता भी दे रहा हूं, थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूं। ये वर्टेक्स रिंग होता है, छल्ले जैसा रिंग होता है, व्हाइट कलर का, धुआं निकल रहा है यहाँ से, और इसकी जो स्मेल होती है ना बेटा स्टेल फिश वाली होती है, सड़ी हुई मछली की स्मेल आती है इससे। मछली को 2-3 दिन छोड़ दो तो सड़ जाता ना, वैसा स्मेल आता है, इतना गंदा स्मेल। इसको कहते हैं क्या सर, ये फॉस्फीन है बेटा, क्या ये फॉस्फीन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है, बैलेंस द रिएक्शन कैसे करोगे बताओ। तो भाई सिंपल है सर, सबसे पहले तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो लास्ट में करते हैं, सबसे पहले बाकी एलिमेंट। P4 है सर, और यहाँ कितना P है, 1 P, और यहाँ पे कितना P है, 1 P, 2 ही P है, जबकि यहाँ तो 4 P है सर। तो कैसे करें सर, तो करके देखते हैं, कुछ ट्राई मारते हैं, होगा तो देखा जाएगा। नहीं तो PP तो सर 4 P है, तो हमको 4 करना है सर, 4 कैसे करें सर बताइए ना। तो एक काम करें क्या, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें क्या, तो 3 फास्फोरस हो जाएगा और 1 फास्फोरस, ये 4 फास्फोरस हो गया, ये 4 फास्फोरस है। डन, आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। बड़ा रिएक्शन है तो थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगेगा। सोडियम 1 है, यहाँ 3 के मल्टीप्लाई से सोडियम 3 हो गया, तो यहाँ 3 कर देंगे। डन। अब आती बारी हाइड्रोजन की बेटा, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में ही करना है। 3 हाइड्रोजन सर यहाँ पर है, ओरे सर यहाँ तो हाइड्रोजन देखो ना सर, 3 2 जा 6 और 3 9, यहाँ 9 हाइड्रोजन है टोटल सर, यहाँ खाली 3 है सर, कैसे होगा, फंस गए हम तो, मैटर फंस गया, क्या करें सर। देखते हैं कुछ हो सकता है तो करते हैं। तो क्या करना है सर, हम ये काम करते हैं, इसको 6 हाइड्रोजन करें क्या, 6 हाइड्रोजन ये हो गया ना, तो यहाँ भी अगर हम 6 कर दें तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा भैया, 6 2 जा 12 और 3 15, फिर 15 हाइड्रोजन हो गया यार, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 ही रह गया। समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल में होता यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ना साथ में बेटा वाटर भी लिया जाता है, ठीक है। मैं रिएक्शन पूरा नहीं दे रहा था, अब वाटर में बता दे रहा हूँ, लिया जाता है। 9th में समझो वाटर लिया जाता है, 10th में, ठीक है। तो वाटर लिया जाता है, तो अगर ये वाटर लिया गया तो फिर चीज़ें बदल सकती हैं भाई। देखो 6 यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 2 जा 12 और 3 15, और यहाँ कितना 6 है बेटा, तो यहाँ पर कितना लेना होगा, 9 वाटर लेना होगा, करेक्ट। तो जब तुम 9 वाटर ले लोगे तो 9 यहाँ कितना 9 लेना ना तुम्हें, तो यहाँ पर 9 तुम ला नहीं सकते हो,
कैसे नहीं 9 लगा सकते हो? 6 2 12 है बेटा, 3 15 है, यहाँ 6 1 6 है, तो आपको 15 के लिए 9 चाहिए होंगे, तो 9 तो कर नहीं सकते ना, ये तो 2 है ना बेटा, तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 9 हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है। तो सर यहाँ फिर ऑड इवन वाला खेल शुरू हो गया, तो क्या करें सर, समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको करोगे तो मज़ा आएगा। पेशेंस क्या सर, बताओ कुछ, कैसे क्या करें? हमने कहा कि तुम इसको 6 करो, 6 4 12, 6 4 24, ठीक है बेटा। तो इसको भी करना होगा वैसे ही, है ना, या P4 है ना यहाँ पे, 4 है ना यहाँ पर, 4 करना मुझे। तो मैं एक काम करता हूँ, ऑक्सीजन यहाँ पर, हाइड्रोजन कितना है मेरे पास, 6 हाइड्रोजन यहाँ लेते हैं, चलो इसको 6 लेते हैं, और ये वाटर है ना, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, तो यहाँ पर 6 सोडियम हो गया, तो यहाँ 6 सोडियम करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 6 2 12 और 3 15 हो गया। लेकिन फास्फोरस कितना हो गया बेटा, 6 इधर और एक ये 7 हो गया फास्फोरस। तो 7 फास्फोरस यहाँ कैसे होगा, 7 तो होगा नहीं, तो 4 है, तो यहाँ पर उसको कुछ राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं 4 कर देता हूँ तो फास्फोरस कितना हो गया, 6 इधर और 4 इधर, 10 हो गए सर। 10 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 4 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है, और कुछ सोचना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ पर 6 NH4 करूँ क्या, P4 है ना, तो 6 NH2 की जगह हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 NH2 करते हैं, 3 और 1 4 हो गया। लेकिन सोडियम यहाँ 6 ले रखे हैं, तो 6 ही रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। 6 NH2 PO2 मैंने कर दिया, तो यहाँ भी 6 सोडियम हो गया, 6 सोडियम हो गया। अब लफड़ा हाइड्रोजन का और फास्फोरस का है। फास्फोरस में क्या करें, तो यहाँ पर सर 6 और 1 1 7 है, तो मैं यहाँ 4 कर देता हूँ, 4 4 जा 16, तो यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो चुका है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 के लिए 10 कर देंगे, तो फास्फोरस भी 16 हो गए सर। अब देखते हैं सर, सोडियम भी बैलेंस है। अब बात करते हैं सर किसकी, हाइड्रोजन की। 10 3 जा 30 और 6 2 जा 12, 30 और 12 कितना हो गया, 42। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 6 है। 42 के लिए मुझे और कितना चाहिए होंगे बताओ, तो 42 के लिए मुझे और कितना चाहिए होगा बताओ भाई, 36, तो 18 वाटर कर दिया, ठीक है। ऑक्सीजन देख लेते हैं बेटा, 6 2 जा 12 और यहाँ कितना ऑक्सीजन, 18 और 6 24 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा हो रहा भाई, तो ऑक्सीजन को मैनेज करना पड़ेगा। लगभग बैलेंस है रिएक्शन हमारा, बस खाली अब ऑक्सीजन फंसा रहा है, ऑक्सीजन के चक्कर में हमको थोड़ा दाएं बाएं कुछ करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन कैसे कम करूं मैं, देखना कुछ दिमाग लगाता हूं मैं ना, सब गेम है बेटा, हिट एंड ट्रायल का, दिमाग लगाओ गेम खेलो और कुछ नहीं। तो यहाँ मैं कर दूं 4 कर दूं क्या, नहीं 4 तो मैं कर चुका हूं ना, तो और कुछ तरीका ढूंढो। यहाँ पर 6 है ना, 6 1 7। अब एक काम करता हूँ मैं, 6 सोडियम इधर हो गया, 6 सोडियम इधर हो गया, ठीक है। फास्फोरस कितना हो गया, 6 और 1 7। तो यहाँ पर अगर 2PH3 कर दूँ तो 6 और 2 8, तो बेटा यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, 6 18। तो यहाँ 9 का कर, नहीं यहाँ तो 6 हो चुका है ना, तो यहाँ खाली 6 और कर दूँ, 6 और 6 12 18, डन। ऑक्सीजन देखो बेटा, 6 ऑक्सीजन 12, इधर कितना हो गया, 6 2 जा 12, यस बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस बेटा। यू कैन से थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन प्रोसेस सिंपल है, करेक्ट। तो जब बड़े रिएक्शंस आएंगे तो थोड़ा सा टाइम आपको लगाना पड़ेगा, क्लियर। तो मैंने क्या सोचा भाई यहां पर मैंने 6 का मल्टीप्लाई किया ताकि इवन बना रहे, तो 6 सोडियम, तो यहाँ 6 सोडियम हो गया बेटा। अब इसके बाद फास्फोरस का लफड़ा कि 6 फास्फोरस इधर, 1 फास्फोरस 7 हो रहा था, तो मैंने इवन बनाने के लिए 8 कर दिया। कैसे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 फास्फोरस तो 6 फास्फोरस 8, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 8 हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सिंपल काम खत्म, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज क्योंकि हमें रिएक्शन याद थोड़ी ना कि ये होता है, तुम्हें भी वैसे ही टाइम लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी करते जाओगे तो ये चीज़ें धीरे धीरे होने लगेंगी। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको दिया मैंने और आपने इसको बैलेंस कर दिया, बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट थिंग। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर थ्योरिकल वे में पूछा है, तो थ्योरी में क्या क्या पूछ सकता है इस एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन, what do you mean by double displacement reaction, what do you mean by displacement reaction, what do you mean by combination or addition reaction, what do you mean by rancidity, what do you mean by corrosion, what do you mean by chemical equation, what do you mean by balanced chemical equation, what is the meaning of physical state of the reaction, जहां पर रिएक्शन के सारे कंपोनेंट को उसके फिजिकल स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैस में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इतने तरह के टर्म्स मैंने आपको ऑलरेडी रिएक्शन में करा रखे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट, हर एक चीज आपको डिस्कस करके रखा है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई दोस टाइप ऑफ द फूड व्हिच कंटेन फैट और ऑयल आर फ्लश्ड बाय नाइट्रोजन।
आखिर ऐसा क्या होता है कि जिन फूड्स में फैट्स और ऑयल ज़्यादा पाया जाता है उसमें नाइट्रोजन कंटेन करके रखा जाता है। रीज़न, नाइट्रोजन को फ्लश क्यों करते हैं? क्योंकि उसको रेंसिडिटी से बचाने के लिए। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई भी फूड ऐसा होता है, कंपोनेंट फूड ऐसा होता है जिसमें ऑयल और फैट ज़्यादा पाया जाता है, वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आके ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसका स्मेल टेस्ट सब खराब हो जाता है, फिर खाने लायक नहीं बचता, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो उसको उससे बचाने के लिए कि वो एयर के कॉन्टेक्ट में जल्दी ना आए तो नाइट्रोजन मिला देते थे। नाइट्रोजन क्या करता है कि इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, क्योंकि नाइट्रोजन खुद ही इनर्ट होता है तो रिएक्शन करने नहीं देगा, तो इसे नाइट्रोजन फ्लश करके हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें लेक्चर में हो चुकी है। तो जो इसका थ्योरिकल सेक्शन है ना, कि थ्योरी में कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, यू कैन डू दैट। तो थ्योरी वाले पार्ट को मैं यहां मिस कर दे रहा हूं। ठीक है, तो अब आप बताइए मुझे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपल है सर, जो आपने बताया वही हो सकते हैं भाई। थ्योरी में जो बताया आपने वो हो गया, और प्लस जो क्वेश्चन हो गया कि कोई रिएक्शन दे देगा बोलेगा बैलेंस करो, कोई रिएक्शन दे देगा बोलेगा बताओ कौन से टाइप का रिएक्शन है, कोई रिएक्शन दे देगा बोलेगा बताओ यहाँ ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, रिडक्शन कौन कर रहा है, कोई रिएक्शन दे देगा बोलेगा बताओ इसको बैलेंस, इसका फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करो, कोई रिएक्शन थ्योरी में दे देगा बोलेगा उसको केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखो, जैसे भैया अमोनिया बना के लिखा था मैंने। तो ये जो 5, 6, 7, 8 तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो हमारे 10th स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा बेटा बाहर आपको कोई क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं। ठीक है, अब जैसे सपोज आई हैव वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। अब ये एनटीएससी में आया था, ठीक है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो था, इसमें आया था 2010 में। क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनो, और ये क्वेश्चन आप मुझे बता दो, मुझे पता है। विच वन इज फॉर्मूला ऑफ कोरोजन? इसमें से कोरोजन को कौन सा फॉर्मूला है? ठीक है, पहला ऑप्शन है Ag2S, दूसरा ऑप्शन है AgNO3, तीसरा ऑप्शन है Fe2O3.XS2O, चौथा ऑप्शन है Cu2S या CuS। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए। हमें तो सर सबको पता है, बताया था कोरोजन का मतलब क्या था सर, ये कोरोजन आयरन में होता है, सिल्वर में होता है, कॉपर में होता है। ठीक, लेकिन सर यहाँ तो सिल्वर का सल्फाइड है, जबकि कोरोजन होने के लिए मॉइस्चर, आपने बताया था कि मॉइस्चर या एयर कांटेक्ट में आना चाहिए। अगर एयर होता तो ऑक्सीजन होता, मॉइस्चर होता तो वाटर होता, वो तो है ही नहीं सर, ये भी नहीं है सर। यहाँ भी मॉइस्चर ऑक्सीजन वाटर कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ भी सर कॉपर भी क्लोराइड होता है, लेकिन यहाँ भी ऑक्सीजन मॉइस्चर वाटर कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ सर, आयरन का कंपाउंड तो है, देखिए ना, आयरन क्लोराइड होता है। और सर देखिए ना, एक्स मॉलिक्यूल वाटर, मतलब ये भी तो बात कंफर्म नहीं है कि सर कोरोजन में कितना वाटर एब्जॉर्व करते हैं, कितना मॉइस्चर एब्जॉर्व करते हैं, इसलिए .H2O लगा रखा है। इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। बताओ, एनटीएससी में क्वेश्चन आया था ऐसा क्वेश्चन, देख रहे हो आप? तो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे ना, तो आपको क्वेश्चन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। बट यू हैव द, हमने इसके 2 एपिसोड निकाल रखे कॉन्सेप्ट के, जिसमें चैप्टर को मैंने खत्म किया, और प्रयास में आज मैंने बताया कि आपको किस तरह के क्वेश्चन से फेस होना है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज आपके लिए एक होमवर्क रेडी हो गया। जाइए और अपनी कोई भी, आप चाहे किसी भी बुक को, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे आप एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे किसी स्टेट बोर्ड के थ्रू क्यों ना पढ़ते हो आप, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, यूपी, जो भी स्टेट आपका हो, कोई भी किताब आपके पास हो जो 10th स्टैंडर्ड की हो, जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हो, बस करना कुछ नहीं है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस। जाइए पहले हमारे दोनों लेक्चर आधार 1, आधार 2, पहले इसके दोनों एपिसोड चेक कर लीजिए, पूरा थ्योरी अच्छे से समझ लीजिए जो मैंने बोला है। उसके बाद इस वाले वीडियो को चेक करिए कि किस तरह के सर ने न्यूमेरिकल बताए, कैसे कैसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं, और कैसे कैसे सर ने सॉल्व किया। और उसके बाद अपनी बुक उठाइए और क्वेश्चन लगाने शुरू कर दीजिए। जहां डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगली वीडियो जो मैं इसका लक्ष्य बनाऊंगा उसमें और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जहां पर हम एनटीएससी ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पर हम आपके क्वेश्चंस को लेकर के उसको इंक्लूड करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपने क्वेश्चंस को जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन चैप्टर था, जिसमें बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चंस आ सकते थे। भाई थ्योरी में क्या क्या आ सकता है तो बता तो दिया, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन, रेंसिडिटी रिएक्शन, कोरोजन रिएक्शन, है ना, रिएक्शन को बैलेंस करने के तरीके, फिर रिएक्शन को के ऑक्सीडेशन पार्ट को डिफाइन करना, रिडक्शन पार्ट को डिफाइन करना, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, सब कुछ जो भी चैप्टर में था हमारे, सब कुछ। कोई रिएक्शन लिखे तो उसके फिजिकल स्टेट को कैसे दिखाते हैं, कोई रिएक्शन अगर हम लिखते हैं थ्योरी में लिखा हुआ है तो उसको केमिकल इक्वेशन में हम कैसे लिखेंगे, है ना, उसके लिए एलिमेंट के सिंबल पता होने चाहिए, वो आपको पता ही होगा, आई नो दैट, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में हो। एलिमेंट के सिंबल हमने 9th क्लास में बताए थे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मैं मिलूंगा आप लोगों से
किसके साथ, एक नए सेक्शन के साथ जहां पर एनटीएससी और ओलंपियाड रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा और कुछ यूनिक बातें भी आपको बताऊंगा जहां जहां पर आप फंसते हो। मुझे पता आप कहां कहां फंसते हो। फिलहाल अभी आप अपने बुक से जाके क्वेश्चंस लगाइए और उसके बाद अगले जो सेक्शन में मैं आपसे मिलूंगा जिसमें डिस्कस करूंगा कि जहां जहां आप ट्रैप हो तो उसके शॉर्ट ट्रिक कुछ निकाल के लाऊंगा आपके लिए, जिसमें आप चैप्टर को और स्मूथली कर पाओ। एनटीएससी ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन तो खत्म ही कर दोगे, ठीक है। और आज के जो क्वेश्चंस के टाइप्स बता दिए, इससे कंफर्म हो गया कि भैया हमारे स्कूल एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और वो आपकी बुक में भी होंगे। तो जाइए उसको लगाइए और लगाने के बाद जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है बेटा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। प्रयास के बाद हमारा लक्ष्य आएगा इस चैप्टर का, और लक्ष्य में हम पूरे क्वेश्चन को खत्म करके, चैप्टर खत्म करके फिर नए चैप्टर की तरफ आगे मूव कर जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिए और इस चैनल को लगातार स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू सो मच।